बच्चों, इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पढ़ चुके हैं। अब हम उसके आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन देखिए क्या होता है। त्रिकोणमितीय फलन, या इंग्लिश में इसको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले आपको ये बता दें फलन क्या होता है। ये जो है आपको पिछले सेकंड चैप्टर में पढ़ना था, लेकिन कोर्स इस बार 2020 में इस चैप्टर को हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं फलन क्या है। फलन की परिभाषा, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, दो आरिक्त समुच्चय हैं, यदि ए व बी दो आरिक्त समुच्चय हैं तो इसमें पिछला जो चैप्टर है उसमें संबंध एवं फलन था। तो आर जो होता है एक संबंध, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि ए और बी का कार्तीय गुणनफल। जैसे कि ए समुच्चय ये है 1 2, थोड़ा सा पिछले अभ्यास के बारे में बता दें। दूसरा है, मान लो ये ए है, सपोज दैट ये ए है और ये बी है, ए और बी। तो इसका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी जो होगा उसमें एक का इसके कार्तीय गुणनफल ऐसे करते हो, इसका पेयर बनाएंगे, क्रमित युग्म बनाएंगे 1 ए 1 बी, और 2 के साथ इनके पे युग्म बनाएंगे 2 ए 2 बी। तो ये जो ए क्रॉस बी आया, इसका प्रत्येक उप समुच्चय एक संबंध कहलाता है। यानी आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और एक विशेष प्रकार का संबंध, यानी यहां पर 1 का रिलेशन ए से है, 1 का रिलेशन बी से है, 2 का ए से है, 2 का बी से है, और एक विशेष प्रकार का संबंध फलन कहलाता है। अर्थात ए के अवयव बी के अवयव के साथ एक विशेष उससे संबंधित हो, विशेष रिलेशन हो। तो विशेष रिलेशन क्या होता है? यदि यहां पर ए के प्रत्येक अवयव का बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंध हो, ए के प्रत्येक अवयव का बी के अद्वितीय अवयव से संबंध हो, तब जो है फलन ए से बी में होगा। तब हमारा फलन कहां से का? ए से बी में। अर्थात इसको ऐसे लिखते हैं एफ ए टू बी। ए के प्रत्येक अवयव का यदि ए के प्रत्येक अवयव का जो संबंध है बी के एक और एक सिर्फ एक अवयव से हो, ये नहीं इसके ए के 2 अवयव का बी के 2 अवयव से ना हो, ए के एक अवयव का बी के 2 अवयव से ना हो, तो ऐसा संबंध ही फलन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे समझिए,
जैसे कि ये देखिए, ये ए है, ये बी है। ये मान लो ए के तत्व, माना ए के तत्व 1 2 3 4, बी के तत्व है ए बी सी डी ई एफ। यहां पर ए का बी से रिलेशन है आर, एक का संबंध ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी से है, 4 का डी से है। इसके प्रत्येक अवयव का इसके किसी न किसी अवयव से संबंध है, अतः ये एक फंक्शन है। अब यहीं पर यदि ये भी होता, यदि इस तरह से हो जाए, सपोज दैट ये 1 2 3 4 ए बी सी, 1 का संबंध इससे, 1 का बी से भी है, 2 का सी से है और 3 का सी से है, 4 का भी सी से है। मान लो ये ए और बी है, तो ये यहां पर ये तो ठीक है, इन सबका एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब, इसको प्रतिबिंब कहते हैं। ये सारे, जैसे यहां पर एक का प्रतिबिंब है, बी को कहते हैं 2 का प्रतिबिंब है, सी को कहते हैं 3 का है, डी को कहते हैं 4 का है, और 1 2 3 को इनके पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। यानी ए का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, बी का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, सी का पूर्व प्रतिबिंब 3 है, डी का 4 है। तो यहां पर ये तो फलन है, परंतु यहां पर अच्छा परिभाषा ये है कि प्रत्येक ए के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक और सिर्फ एक। तो प्रत्येक अवयव, यानी इसमें कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। यहां पर छूट सकता है, लेकिन यहां एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो यहां पर देखिए, इसमें ये तो फलन, क्योंकि प्रत्येक अवयव का इसमें प्रतिबिंब है, और यहाँ एक भी अवयव छूटा नहीं है। यहां छूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अब देखिए, यहां ए के प्रत्येक अवयव का संबंध तो है, यानी प्रतिबिंब तो है, लेकिन एक का 2 प्रतिबिंब है। एक का प्रतिबिंब ए भी है और एक का प्रतिबिंब बी भी है, तो इसलिए ये जो है फलन नहीं है। ये क्या है? फलन नहीं है। यानी ए के एक अवयव का बी में 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। या ये इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ये भी फलन नहीं होगा। जैसे कि ये एफ ए बी 1 2 3 4 ए बी सी, 1 का संबंध ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी से, ये एक अवयव यहां पर शेष बच गया है, तो 4 का कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये भी क्या है? फलन नहीं है। तो फलन की परिभाषा क्या है? फिर से समझिए, फलन जो होता है, अगर यदि ए और बी 2 आरिक्त समुच्चय हैं, तो ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक और सिर्फ एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, और प्रत्येक अवयव का मीन्स ए में एक भी अवयव शेष नहीं होगा, और बी में यानी इसमें अवयव शेष बच सकता है। ए के अवयव के जो है, तब इस ए का जो ये है, ए के अवयव यानी इनको ये इसके ए के डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? डोमेन। और बी के सारे अवयव, ये सारे अवयव, ये सह डोमेन कहलाते हैं। और ए के उन अवयवों का को जो कि बी से रिलेटेड है, यानी एक ए बी सी, ये अवयव ए बी सी, ये जो अवयव है ये ए के अवयव से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम कहेंगे ए बी सी। यानी यहां पर प्रांत में आपका आएगा, प्रांत या डोमेन बराबर 1 2 3 4, और सह डोमेन में आएगा ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। और परिसर, देखिए परिसर क्या होता है? ए के बी के उन अवयवों का समुच्चय जिसका कि जो है ए के अवयवों से संबंध हो। तो ए कौन कौन से अवयवों से संबंध है? ए का ए से है, बी का 2 से है, सी का 3 से है, डी का 4 से है। तो परिसर में सिर्फ आएगा ए बी सी डी। ई और ए किसी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये परिसर में नहीं आएगा। तो ये आपका हमने पिछली कक्षा में जिसका जो है उपयोग है, पिछली कक्षा
पिछले अध्याय का है, जो कि आपके कोर्स से हटा दिया गया, उसके बारे में बताया। तो इसी हिसाब से हम फंगन को, त्रिकोणमितीय फंगन को परिभाषित करेंगे। आइए त्रिकोणमितीय फंगन क्या है आपको बताते हैं। तो त्रिकोणमितीय फंगन, फंगन क्या हो, अभी आपको बताया कि यदि ए और बी दो आरिक्त समुच्चय हैं तो ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के एक अद्वितीय अवयव से होना चाहिए, वही फंगन होता है। तो यहां पर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, ये सभी त्रिकोणमितीय फंगन है। ये क्या है? सभी त्रिकोणमितीय फंगन। क्यों? क्योंकि ये फंगन की परिभाषा को एक संतुष्ट करते हैं। इसमें इसको हम फंक्शन, फंगन को एफ एक्स से डिनोट किया जाता है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स। एक्स के मान जो होंगे वो डोमेन कहलाएंगे और साइन एक्स के मान को जो है आप रेंज कहते हैं। रेंज यानी परिसर। तो यहां पर x के प्रत्येक मान के लिए अगर आप यहां पर इसको y भी कह सकते हैं, y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो x का मान, x के मान जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रांत। और y के मान को कहते हैं परिसर। अब आप देखिए यहां पर x के प्रत्येक मान के लिए y का एक ही अद्वितीय मान प्राप्त होगा। आप चेक कर सकते हैं, x के जितनी भी मान है आप यहां रखेंगे तो y का एक और सिर्फ एक ही प्राप्त होगा। तो और वो भी अद्वितीय, एक मान के लिए कभी दो मान नहीं आएंगे, इसलिए ये साइन एक्स फंगन है। ऐसे ही कॉस एक्स भी, टेन एक्स भी, सेक एक्स भी और कॉस एक्स, क्योंकि प्रत्येक में फंगन की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है कि x का एक मान रखेंगे तो y का एक ही मान प्राप्त होगा। तो x के प्रत्येक मान के लिए y का एक ही मान प्राप्त हो रहा है, एक और अद्वितीय मान प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय फंगन, जो कि अभी हमने आपको पीछे बताया है कि फंगन क्या होता है। तो फंगन की परिभाषा से ये सारे त्रिकोणमितीय फंगन है। आइए अब देखते हैं आगे। यदि यहां पर ये कोई वृत्त है इकाई मात्रक का, माना इकाई मात्रक का वृत्त जिसका केंद्र 0,0 है, ये 0,0 है। पर स्थित कोई बिंदु P A, B है। इस पर कोई बिंदु यहां मान लीजिए A, B है। क्योंकि ये इकाई वृत्त है, इकाई मात्रक का वृत्त है, तो यहां पर इसको इस बिंदु, ये इसको हम x कह दे, इसको x डैश कह दे, इसको y कह दे, इसको y डैश कह दे। तो यहां पर इस बिंदु इसको कह दिया A और इसको B और इसको C और इसको D। तो A के निर्देशांक क्या होंगे? 1,0। B के क्या होंगे? 0,-1, सॉरी 0,1। C के क्या होंगे? -1,0 और D के क्या होंगे? 0,-1। ठीक है। अब यहां पर इसको
ओ को पी से मिला दीजिए, ये ऐसे, और इस कोण को हमने मान लिया x, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो तब चित्रानुसार OP बराबर, सॉरी, OP बराबर 1 मात्रक, और यहां इसको m कह दो। OM क्या होगा? OM बराबर A और PM बराबर B, और कोण AOP बराबर x। अब ध्यान से देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात से समकोण त्रिभुज POM में सबसे पहले साइन x बराबर क्या होगा? साइन बराबर मम बटे कर्ण, ये एक है, एक मात्रक है, तो ये PM बटे OP, तो PM यहां पर ये अभी OM दूरी A है और ये B है, तो ये PM क्या है? B और बटे 1, तो साइन x की वैल्यू क्या आ गई? B। और इसी प्रकार cos x बराबर OM बटे OP बराबर A बटे 1, तो cos x बराबर A। अब आप देखिए, इसको 1, इसको 2, दूसरा इक्वेशन, 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दीजिए, इसका वर्ग करिए तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर ए स्क्वायर, और दो समीकरणों को वर्ग करके जोड़ने का मतलब होता है कि उसका लेफ्ट हैंड साइड में जोड़िए और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए, ये चूंकि और इसकी वैल्यू 1 होगी, क्यों? पाइथागोरस प्रमेय से किसी समकोण त्रिभुज में आधार पर बना वर्ग और कर्ण का बना वर्ग दोनों का योग जो है आधार और लंब पर बना वर्ग, आधार पर बना वर्ग और लंब पर बना वर्ग का योग कर्ण पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। क्यों? क्योंकि ये पीएम का स्क्वायर प्लस ओएम का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अच्छा, यहां पर ये यहां से यहां तक आपका ये जो कोण है, ये कोण π/2, यहां पे π/2 कोण बनेगा। फिर यहां π/2 बनेगा, यहां पाई कोण बनेगा और यहां 3π/2 कोण बनेगा, यहां 2π। तो इन सभी कोणों को जो चतुर्थांश ये कोण है, ये π/2 और पाई और 3π/2 और 2π, ये चतुर्थांशीय कोण भी कहलाते हैं, π/2 के गुणज में है। तो इनको हम π/2, पाई, 3π/2, 2π, ये कौन से कोण है? चतुर्थांशीय कोण। ठीक है। अब आप इस चीज को एक चीज और भी देख सकते हैं यहां पर, जैसे कि हमको निकालना है cos 0 का मान। आपने अभी देखा सूत्र cos x बराबर 1 है। अब x, ये कोण x 0 हो जाए, 0 मीन्स की ये हमारी जो ओपी रेखा है इसकी सीध में, तो cos 0 क्या होगा? cos 0, तो इसकी सीध में यानी 0 का अगर हमारा ये बिंदु हो, यानी कि x बराबर 0, x बराबर 0, यहां पे 0 डिग्री भी आप इसको कह सकते हो, 0 डिग्री
और ए का मान इस बिंदु के निर्देशांक ए बराबर 1,0, तो यहां x बराबर 0 पर ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी cos 0 बराबर 1। देखिए x बराबर 0, अब यहां x बराबर π/2 पर, यहां पर a बराबर 1 और b बराबर 0 यहां था, x बराबर π/2 पर, π/2 यहां ये हो गया, यहां से इतना घूमे पूरा, तो आपका a का मान 0,1 निर्देशांक है b के, तो क्या हो a बराबर 0 और b बराबर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos π/2 बराबर a का मान रख दो 0, और x बराबर पाई पर, पाई मीन्स यहां आ गए, ये पूरा एक चक्कर यहां तक घूम गए, तो यहां पर पाई तक घूमने तो a बराबर -1 b बराबर 0, a बराबर -1 और b बराबर 0, तो यहां पे मान रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा cos पाई बराबर -1, और फिर अगर ये पूरा यहां तक घूम गए आप, जब यहां घूमे तो x बराबर 3π/2 पर a का मान क्या है, यहां a क्या है 0 और b क्या है -1, a बराबर 0 b बराबर -1, तो यहीं पर अच्छा ये आ जाएगा cos 3π/2 बराबर 0। ऐसे ही यहां पर sin x बराबर b है, अभी हम लोगों ने देखा पीछे सूत्र में, तो ये cos 0 बराबर 1 और sin 0 बराबर क्या आएगा, b का मान रख दो 0 हो जाएगा, sin π/2 का मान क्या होगा, b का मान रखो 1 हो जाएगा, और sin पाई का मान रखो 0 होगा क्योंकि b का मान 0 है, और sin 3π/2 का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी चतुर्थांशीय कोणों के मान निकाल सकते हैं। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।